हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने क्या था अपना एनसीईआरटी के अपना हमने जैव परकम के बारे में पढ़ लिया था कि हमारा जैव परकम क्या होता है, जिसमें हम मतलब ये सारी प्रोसेस होती हैं जीवन के प्रोसेस में। सब कुछ एक कोश के जीवों में आराम से हो जाती है, वो कोश के जीवों के लिए जटिल होती हैं। तो ऐसे ही हमने ये सब पढ़ लिया था कल के लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पोषण, कि हमारा पोषण क्या होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पोषण पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब जैसे नॉर्मल है, बात है नॉर्मल से समझने वाली बात है। पोषण क्या होगा, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, वही तो पोषण होता है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा ग्रोथ होती है। अगर हमें अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो हम कुपोषित हो जाएंगे। हमारा विकास होता है, हमारी वृद्धि होती है, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं ना। दिमाग ये सब कुछ चीज़ें पोषण किसके से होती है, पोषण की। अगर हमें अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो ये सब कुछ नहीं होने का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। एनर्जी लगेगी ना इन सब कामों को करने के लिए। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारा शरीर में कर्म की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हम बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। तो क्या कहना चाह रहा, जो हम खाना खा रहे हैं ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमारा भोजन है। और कभी कुछ ऐसा होता है कि अगर हम कुछ भी काम नहीं करें लेकिन उस टाइम पे भी हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो उसके लिए भी तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है ना। जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है ना। सजीव अपना भोजन कैसे करते हैं, मेन हेडिंग है सजीव अपना भोजन कैसे करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों में होती है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कि जितने भी जीव हैं हमारे, उन सभी में क्या है, एनर्जी जो है उन्हें इक्वल चाहिए, बराबर एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए। लेकिन इसकी जो आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है, मतलब कोई अलग तरीके से एनर्जी लेता है, कोई अलग तरीके से एनर्जी लेता है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी जीव कौन से होते हैं, जो जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, वे जीव क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु होते हैं, है ना। तो स्वपोषी जीव कौन से होते हैं, वे जीव जो क्या करेंगे, अकार्बनिक स्रोतों से, किनसे, अकार्बनिक, क्या हो गए, अच्छे से ही नहीं लिखा जा रहा आज तो, पता नहीं क्या। एक तो राइटिंग इतनी अच्छी है। अकार्बनिक क्या आएंगे, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा क्या करते हैं, जल लेते हैं, सरल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। इनके रूप में क्या करेंगे, सिंपल कुछ कार्बन हो गया, ये सब कुछ प्राप्त करेंगे सरल पदार्थ। वे जीव क्या होंगे हमारे, वे जीव क्या कहलाएंगे, हमारे स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। कौन कौन होंगे स्वपोषी, जैसे हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं हमारे, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं हमारे, एंजाइम्स। जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जो क्या करते हैं, किसी क्रिया को, कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है उन्हें क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक, उन्हें बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, मतलब है ना, उत्प्रेरित करते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। जैव उत्प्रेरक का काम ये है। तो क्या होता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही कुछ चीज़ खा ली, अगर उसे हम तोड़ेंगे नहीं तो वह तो हमारे लिए कुछ एनर्जी का कुछ एनर्जी मिलनी है नहीं उससे, क्योंकि वो ऐसे ही कैसी पड़ी रहेगी, खराब हो जाएगी ऐसे। लेकिन तो इसलिए उसे क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है
है ना, और जिनकी ज़रूरत नहीं है वे हम शरीर से बाहर निकाल देंगे। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या होंगे, विषमपोषी जो जीव होते हैं वे स्वपोषी पर ही आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अतः जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। जंतु और कवक क्या हो गए, एनिमल्स, और जो हमारे कवक मतलब फंगी हैं वे क्या हैं, हमारे विषमपोषी जीव हैं। ठीक है ना। फिर आता है हमारा स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होगा, जिसमें हम जो स्वपोषी जीव होते हैं वे अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है ना। चलो देखते हैं। स्वपोषी जीव कौन से होंगे, पेड़ पौधे होंगे और कुछ बैक्टीरिया की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। तो कार्बन तथा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं स्वपोषी जीव, वे करते हैं प्रकाश संश्लेषण से। यह वह परिक्रम है, कौन सा परिक्रम है, जिसमें यह वह परिक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जिसमें क्या करेंगे, बाहर से जो पर इस परिक्रम में क्या होंगे, स्वपोषी जीव क्या करेंगे, कोई स्वपोषी जीव होगा तो वो स्वपोषी जीव मतलब पेड़ पौधे जो होंगे बाहर से कोई पदार्थ लेंगे, बाहर से पदार्थ लेने के बाद ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा संचित का मतलब है कि जिसमें हम ऊर्जा संचित करेंगे, ऊर्जा को जिसमें हम स्टोर करके रखेंगे, जिस फॉर्म में हम स्टोर करके रखेंगे उस फॉर्म में ही, जैसे हमने कोई खाना बनाया है ना, जैसे अचार डालते हैं, अचार हम ऐसे ही थोड़ा डालते हैं कि आम लिया या आम का अचार ऐसे ही डालें, नहीं, जैसे हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें मसाला वसाला डाल के ये सब कुछ। तो ऐसे ही जो फूड होता है, बाहर से जो स्वपोषी जीव जो भोजन लेते हैं, बाहर से भोजन लेंगे, फिर उसे जिस फॉर्म में हम स्टोर करके रखेंगे उस फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। तो ऐसे ये पदार्थ किस फॉर्म में लिए जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में हम क्या करेंगे, उन पदार्थों को हम लेंगे और फिर उन्हें हम उन पदार्थों में कन्वर्ट कर देंगे जिस फॉर्म में उन्हें स्टोर करेंगे। ठीक है ना, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। क्या करा जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे करा जाएगा, हमने क्या करा, पदार्थ क्या होंगे हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जल को सूर्य के प्रकाश सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या करेंगे, उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। CO2 और इसे क्या में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। तो प्लांट्स कहाँ से एनर्जी लेंगे, कार्बोहाइड्रेट से। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। तो अगले चैप्टर में देखेंगे, आगे देखेंगे, मतलब आगे के पार्ट्स में देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे होता है। ठीक है ना, ये अभी नॉर्मल सी बात है, इतना सा याद रखो। अभी आगे देखेंगे कि कैसे क्या होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो हमारा मंड क्या होता है, मंड होता है हमारा स्टार्च की फॉर्म में उन्हें क्या कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। जैसे हमें जितना हमें खाने की ज़रूरत है उतना तो हमने खा लिया, वो किस फॉर्म में खाया प्लांट्स ने, उतना तो वो खाना खा लेंगे जितना उन्हें खाने की ज़रूरत है। वो किस फॉर्म में खाया उन्होंने, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और जो उन्हें खाना बच गया जो, और फिर उसका आगे के लिए यूज़ के लिए उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसे स्टार्च में कन्वर्ट कर देंगे, मंड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि वो आगे जाके उसे खाने को खा सकें। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा मतलब क्या करेगा, यह उसकी एक तरीके से रक्षा ऊर्जा की तरह, आंतरिक ऊर्जा मतलब उसके अंदर की ऊर्जा जो होगी उसकी तरह काम करेगा तथा पौधे की आवश्यकता अनुसार जब उसे प्लांट को जरूरत है जब उसे प्रयुक्त कर लिया जाएगा। इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे प्लांट्स के अंदर के साथ साथ ह्यूमन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जितना हमें एनर्जी की ज़रूरत है उतना हम एनर्जी ले लेंगे फूड से, और जो उसे फिर हमारी ज़रूरत नहीं है फिर उसे हम क्या कर देंगे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे।
ग्लूकोज की फॉर्म में तो हम एनर्जी लेंगे, ग्लूकोज को फिर हम कन्वर्ट कर, ग्लूकोज की फॉर्म में तो हम एनर्जी लेंगे, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देंगे फिर ग्लाइकोजन में, COZEN, ग्लाइकोजन स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे और उसमें हम स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही ह्यूमन के अंदर होता है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। देखो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, जो स्टोर करते हैं वो हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। एनर्जी किससे लेते हैं हम? ग्लूकोज से। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेंगे और क्या करेंगे, स्टार्च में उसका स्टोर करके रख लेंगे, है ना। ये है इसमें, एक बार मैं दोबारा से साइड में लिख दूँ। प्लांट्स क्या करेंगे हमारा, प्लांट्स करेंगे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में तो एनर्जी लेंगे और स्टोर क्या में करेंगे उसको, स्टार्च की फॉर्म में। जो ह्यूमन होते हैं, जो हम इंसान होंगे, वे किसके कैसे एनर्जी लेंगे, ग्लूकोज से, और किस में कन्वर्ट कर देंगे उसे, ग्लाइकोजन में, CLY ग्लाइकोजन, COZEN ग्लाइकोजन। स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ लगी मुझे, पता नहीं, चलो। अब हम, ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट, क्या है ये, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे ऐसे कैसे, ये ऐसे ही रह गया। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा, इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, H2O लेंगे, क्लोरोफिल लेंगे और सनलाइट की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन निकलेंगे। ऑक्सीजन का हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर ले लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऐसा ही चलता रहता है। ऑक्सीजन हमने ली और कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या करेंगे, प्लांट्स अपने फूड बनाने के लिए करेंगे। और जल कहाँ से लेंगे, जल लेंगे वे ज़मीन में से। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल लीव्स में होता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिल ही जाएगा और फिर क्या करेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगी बाहर और H2O जल बनेगा, जिसका यूज़ वो क्या कर लेंगे, अपना प्लांट को पोषण देने के लिए कर लेंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें हुआ क्या। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। इसमें क्या क्या होता है, ये प्रोसेस होती हैं। क्लोरोफिल क्या करेगी, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। क्लोरोफिल क्या करती है, लीव्स में क्या होगी, क्लोरोफिल होगी। क्लोरोफिल क्या करेगी, जो लाइट होगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी लीव्स में, है ना। लीव्स में क्या कर लेगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे रूपांतरित करना, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा क्या कौन सी होगी, प्रकाश ऊर्जा होगी हमारी यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट होगी प्रकाश ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा क्या होगी हमारी, ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जल के अणु कौन से होंगे, ये जो 12H2 है, 12H2O है, 12 हाइड्रोजन के अणु हैं, ये किसमें, ऑक्सीजन में, और किसमें टूट गए हमारे, हाइड्रोजन में टूट गए, अलग अलग हो गए ना। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल गया, हमारी कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है इसका, ठीक है ना। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक दूसरे के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे में रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये जो प्रोसेस है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगी, फिर प्रकाश ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर हाइड्रोजन के अणु बनेंगे, ऑक्सीजन में अपघटन होगा। ये सब कुछ जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो, ये जरूरी नहीं है, ये थोड़े टाइम के बाद भी हो सकता है। कैसे, जो मरुद्भिद पौधे हैं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, वे रात्रि में क्या करते हैं, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या करते हैं, मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं जिसे हम ATP बोलते हैं, ठीक है ना। ATP बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। फिर दिन में क्या करेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे क्लोरोफिल के द्वारा और फिर क्या करेंगे, लास्ट प्रोडक्ट बना देंगे।
अब हम देखें कि उपयुक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि ये सब कुछ प्रकाश संश्लेषण के लिए कैसे आवश्यक हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा सनलाइट हो गया, और क्या है क्लोरोफिल हो गया, ये सब कुछ कैसे हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है, ये सब कुछ हम देखेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी काट का सूक्ष्म अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के बिंदु क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ कोशिकाओं के बिंदु जिनमें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो एनर्जी आती है ना, सूर्य की किरणों की जो से एनर्जी मिलती है उसे एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। ये क्या होता है, लीव्स में होता है, हरी कोशिकांग होते हैं, कहाँ पे, हरे बिंदु होते हैं लीव्स में, है ना। जो कुछ लीव्स होती हैं उनमें ऐसे डायरेक्टली भी दिख जाता है, कुछ हरे हरे से पिगमेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है ना। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। कौन सा क्रियाकलाप करा, इसमें क्या करा हमने, क्या करा हमने, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक गमला है, गमले में सर एक पत्ती हो, हमने कोई 2 पत्ती ली, पत्ती को क्या करेंगे हम 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे, जिससे इसमें जो स्टार्च होगा, जितना भी स्टार्च होगा वो सारा का सारा क्या होगा, अगर अंधेरे कमरे में रखेंगे तो स्टार्च जितना भी होगा वो सब कुछ क्या होगा, गमले में एक सालीबद्ध उदाहरण के लिए मनी प्लांट या कॉटन का वाला एक पौधा लीजिए। ठीक है, हमने पौधा लिया, पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका मंड प्रयुक्त हो जाए। उसका क्या करें, स्टार्च वो सारा का सारा यूज़ कर लिया जाएगा, वो पत्ती क्या होगी, फिर सूख जाएगी। स्टार्च का काम क्या होगा, स्टार्च किसके फॉर्म में रहता है, एनर्जी स्टोर करके रहता है, स्टोर के फॉर्म में। तो जब उसमें स्टार्च सारा खत्म हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो क्या होगी, वे लीव्स डेड की तरह बिहेव करने लगेगी, डेड हो जाएगी। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखें, फिर उसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। पौधे से एक पत्ते तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें कागज पर ट्रेस कर लीजिए। ठीक है ना। कुछ मिनट के लिए पत्ती को उबालते हुए पानी में डाल लीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबाइए। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखिए, तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसे आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और परा में पत्ती को जो ट्रेस किया था उसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड उपयोग स्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। करना प्रोजेक्ट एक बार ये करके देखना क्या होता है फिर। ज़्यादा जूम हो गया, ऐसा ठीक करना पे 1 मिनट। अब ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कोशिकाएं दी हुई, यहाँ ये हो जाए, क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा है। क्या हो रहा है इसमें, चल तो रहा, अब इससे चल नहीं रहा है। अब हम अध्ययन
अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि पौधे जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जब क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो तब क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। इसे पूरा ही सेट कर दूँ मैं एक बार। हो जाना बस एक बार। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा अभी है। चलो कोई ना। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो पत्ती की सतह पर जो है छोटे छोटे से छिद्र दिख रहे हैं, ये क्या है, रंध्र होते हैं। छिद्र जो है रंध्र होते हैं, ये किसके, सेम के बीज के आकार की तरह के होते हैं। जैसे सेम का बीज होता है ना, सेम के बीज के एक तरीके से आकार के ऐसे होते हैं। क्या बोलते हैं, जब अगर हमने सेम के बीज को वो क्या कर दिया, पानी में भिगो दिया, तो इस तरीके से वो बन जाता है। और ये क्या करते हैं, अगर इन्हें पानी की ज़रूरत है तो ये क्या होंगे, ये फूल जाएंगे। और अगर इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं है तो फिर ये सिकुड़ जाते हैं। ये ऐसे होते हैं। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तन्य जड़ की पत्तियों की सतह से कैसे होता है। वेट ए मिनट, ये पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कैसे चला रहे हैं, चल ही नहीं रहा है ऐसे। चलो गाइस, तो अभी आज के लिए इतना ही। इसको कल स्टार्ट करते हैं, कल के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट चल ही नहीं रहा, पता नहीं अच्छे से क्या हो रहा है इसमें। मार्कर में बार बार एरर दिखा रहा है। देखो ये पेज को रिमूव कर दे बार बार। तो ठीक है, कल मिलते हैं, कल स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तब तक के लिए बाय बाय। और ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस लेक्चर को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।